मूवी की शुरुआत होती है पेरिस से, जहां रात के वक्त सभी लोग नेशनल हॉलीडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी दौरान हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक चोर था और आज भी वो इन बहुत सारे लोगों की जेब काट रहा था। तभी अचानक से वहां पर एक लड़की आती है जिसने अपने शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे और उसको देखते ही आसपास के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर इसी मौके का फायदा उठाकर माइकल जल्दी से अपना काम खत्म करके वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम उसको एक मेट्रो स्टेशन पर देखते हैं जहां कुछ देर बाद वो लड़की भी आ जाती है जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने कपड़े उतारकर उन लोगों के होश उड़ा दिए थे। दरअसल ये लड़की माइकल के साथ मिली हुई है। अब ट्रेन के अंदर ये दोनों कुछ देर तक आपस में बातें करते हैं। तभी माइकल की नजर दो पुलिस ऑफिसर्स पर पड़ती है जो ट्रेन में छानबीन कर रहे थे। फिर उन्हें देखकर माइकल जल्दी से अगले स्टेशन पर ही उतर जाता है, लेकिन वो अपनी साथी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। अगले सीन में हम जीन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने पास रखे टाइम बॉम्ब को एक टेडी बियर के अंदर छुपा देता है और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड जोई को एक एड्रेस बताता है जहां पर उसको वो टेडी बियर रखकर आना था। लेकिन ये सब जानने के बाद जोई काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर जीन उसको समझाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस ब्लास्ट में किसी की भी जान नहीं जाएगी। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि सरकार को अपनी गलती का एहसास हो। इन सारी बातों को सुनने के बाद जोई जीन का काम करने के लिए राजी हो जाती है। फिर जाने से पहले जोई अपने सिर पर एक विग पहन लेती है और फिर अपना पूरा हुलिया चेंज कर लेती है ताकि कोई भी उसको पहचान ना पाए। फिर वो उस टेडी बियर को एक बैग में रखकर जीन के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। लेकिन तभी अचानक से उस ऑफिस में कुछ वर्कर्स आ जाते हैं जिनको देखकर जोई बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो किसी की भी जान नहीं लेना चाहती थी। फिर इस मामले से बचने के लिए जोई टेडी बियर वाला बैग उठाकर ऑफिस से बाहर आ जाती है और फिर वो घबराते हुए जीन के पास कॉल करके उसको सारी बात बता देती है कि ऑफिस में कुछ मासूम लोग भी मौजूद हैं, इसलिए मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। अब इस बात पर जीन और उसके बीच में लड़ाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जिसकी नजर परेशान जोई पर पड़ती है। अब माइकल को ऐसा लगता है कि शायद उसके बैग में कोई कीमती चीज होगी, इसलिए वो उस बैग को चुराने का फैसला करता है। फिर जैसे ही जोई निराश होकर सीढ़ियों पर बैठती है तो माइकल सही मौके का फायदा उठाकर उसके बैग को चुरा लेता है। अगले सीन में हम जीन को देखते हैं जो अपने साथियों से एक कार में बैठकर बातें कर रहा था। उसका साथी रफी उसको बताता है कि मुझे जोई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारा काम कर पाएगी। तभी जीन कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आज ही जोई से हमारा काम पूरा करवाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ माइकल जोई का चुराया हुआ बैग चेक कर रहा था और उस बैग में उसको सिर्फ टेडी बियर ही मिलता है जिसको देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तभी अचानक से बैग में रखा जोई का फोन बजने लगता है जिस पर जीन की ही कॉल आ रही थी। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद माइकल जीन का फोन काटकर अपने घर की तरफ जाने लगता है और जोई का बैग एक कूड़ेदान के पास रख देता है क्योंकि उसको टेडी बियर में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर वो जैसे ही थोड़ा और आगे जाता है तो अचानक से उस जगह पर एक जोरदार धमाका हो जाता है जिसमें 4 मासूम लोग मारे जाते हैं, लेकिन लकीली माइकल इस हादसे से बच जाता है। अब वो भी ये बात समझ जाता है कि जोई के बैग में रखा टेडी बियर एक बॉम्ब था और ये सब पता चलने के बाद माइकल बिना वक्त गवाए वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम फ्रांस के हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी विक्टर को देखते हैं जो मीडिया के सामने इस हादसे के बारे में बात कर रहा था। फिर वो सभी को भरोसा दिलाता है कि हम जल्दी से जल्दी इसके असली गुनहगार को पकड़ लेंगे। फिर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद विक्टर को पता चलता है कि इस मामले में माइकल का हाथ था क्योंकि उसको ही एक सीसीटीवी फुटेज में वो बैग रखते हुए देखा गया था। फिर ये सब देखने के बाद विक्टर माइकल को एक आतंकवादी घोषित कर देता है और फिर उसको पकड़ने का काम सीआईए को सौंप देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटा सके। अब सीआईए वाले अपने टॉप एजेंट शॉन को इस केस की जिम्मेदारी देते हैं क्योंकि उसने आज तक अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा। तभी हम माइकल को देखते हैं जो अपने घर पर पहुंच गया था और उसको न्यूज चैनल के जरिए पता चलता है कि विक्टर ने उसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। फिर ये बात जानने के बाद माइकल जल्दी से अपना सारा जरूरी सामान पैक करता है ताकि जितनी जल्दी हो सके वो इस देश को छोड़कर भाग जाए। दूसरी तरफ शॉन अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर माइकल के फोन नंबर का पता लगा लेता है और फिर उसको ट्रैक करके वो माइकल के घर का एड्रेस भी निकाल लेता है। अगले सीन में हम फिर से माइकल को देखते हैं जो अपनी सारी पैकिंग करने के बाद अपने घर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसको सीढ़ियों पर शॉन नजर आ जाता है जिसको देखकर वो समझ जाता है कि जरूर ये किसी डिपार्टमेंट का ही आदमी होगा। फिर वो खुद की जान बचाने के लिए अपनी बिल्डिंग की छत पर चढ़कर वहां से भागने लगता है। इसी दौरान शॉन भी उसको देख लेता है
और फिर उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद माइकल एक घर में घुस जाता है जहाँ पर शॉन और उसके बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन तभी अचानक से घर का मालिक शॉन पर हमला कर देता है और इसी बात का फायदा उठाकर माइकल एक बार फिर से भाग निकलता है। लेकिन शॉन भी हार नहीं मानता। वो घर के मालिक को ठिकाने लगाने के बाद दोबारा से माइकल का पीछा करने लगता है। फिर जल्दी ही वो एक मार्केट में पहुंच जाते हैं जहां माइकल अपने कपड़े बदलने के बाद एक स्कूटी पर बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान शॉन उसके सामने आकर उसको एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर वो उसको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम जॉय को देखते हैं जो जीन के घर पर बैठकर रो रही थी क्योंकि उसकी ही गलती की वजह से 4 लोग धमाके में मारे गए। फिर वो जीन को भी समझाती है कि किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया था, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। तभी हम जीन की टीम के बाकी लोगों को देखते हैं। फिर उनका टीम लीडर रफी सभी को कहता है कि एक बार हमें जॉय से अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए ताकि हम सारी सच्चाई जान सके। फिर वो जल्दी से जीन के घर पर पहुंच जाते हैं। जीन अचानक से अपने साथियों को देखकर समझ जाता है कि जरूर इनका इरादा जॉय को मारने का होगा क्योंकि वो उनके प्लान के बारे में सब कुछ जानती थी। फिर ये बात पता चलने के बाद जीन तुरंत जॉय को अपने घर से बाहर कर देता है और समझाता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस शहर से दूर चली जाओ क्योंकि ये लोग तुम्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम मुझे भूल जाना। और इतना कहने के बाद वो घर का दरवाजा बंद कर लेता है। अगले सीन में हम शॉन को देखते हैं जो माइकल को एक सीक्रेट जगह पर लाकर उससे पूछताछ कर रहा था। फिर माइकल उसको कहता है कि मेरा भरोसा करो, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मुझे बस छोटी मोटी चोरियां करनी आती है और मैं उसी की वजह से इतने बड़े मामले में फंस गया। कल रात मैंने एक औरत का बैग चोरी किया था क्योंकि मुझे लगा जरूर इसमें पैसा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। मुझे उस औरत के बैग में एक फोन भी मिला था जो अभी भी मेरे ही पास है। ये बात सुनने के बाद शॉन उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा, आखिर मैं कैसे मानूं कि तुम सच में कोई चोर हो। फिर माइकल जवाब देता है कि अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं अभी की अभी तुम्हारा वॉलेट चोरी करके दिखा सकता हूँ। फिर शॉन इस बात पर राजी हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। माइकल शॉन से आकर टकराता है, लेकिन शॉन उसको कहता है बच्चे मेरा वॉलेट अभी भी मेरे ही पास है। फिर शॉन उसको कहता है कि मैं अपना काम बहुत ही सफाई से करता हूँ, तुम अपने वॉलेट को चेक करो, उसमें तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। फिर शॉन अपना वॉलेट चेक करता है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सारे पैसे गायब हो चुके थे। अब उसको भरोसा हो जाता है कि माइकल सच में सिर्फ एक चोर ही है और उसने अब तक जो कुछ भी कहा वो एकदम सही है। अगले सीन में हम रफी को देखते हैं जो जॉय का फोन चेक करके उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फोन इस वक्त माइकल के पास था, इसलिए रफी अनजाने में सीधा माइकल की लोकेशन पर ही पहुंच जाता है। फिर दरवाजा नॉक करने पर शॉन अपने कमरे में लगे कैमरा को चेक करता है और उसे पता चलता है कि कुछ लोग डिलीवरी कंपनी से एक पार्सल देने के लिए आए हैं। फिर जब वो बाहर जाता है तो रफी उसको कहता है कि हम जॉय नाम की एक औरत का पार्सल लेकर आए हैं। इस बात पर शॉन रफी को साफ साफ मना कर देता है कि यहाँ पर कोई जॉय नाम की औरत नहीं रहती, लेकिन रफी तो बार बार बस यही बात बोले जा रहा था कि हमारी लोकेशन एकदम सही है, हमें यहीं पर यह पार्सल डिलीवर करना है। अब उनकी बातें सुनने के बाद शॉन को भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि जरूर ये लोग जॉय को मारना चाहते हैं। तभी अचानक से रफी की नजर माइकल पर पड़ती है जो एक दीवार के पीछे छुपकर सारी बातें सुन रहा था। फिर ये सब देखने के बाद रफी तुरंत अपनी टीम के साथ मिलकर शॉन पर हमला कर देता है और फिर कुछ देर तक इन सब के बीच में लड़ाई चलती है। इसी मौके का फायदा उठाकर माइकल वहां से भाग निकलता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी शॉन रफी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो अपनी टीम की हेल्प से शॉन को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। अगले सीन में हम फिर से शॉन को देखते हैं जो अपने हेडक्वार्टर में कॉल करके बताता है कि माइकल मेरी कस्टडी से भाग गया है। फिर उसका सीनियर उसको कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी माइकल को वापस पकड़ना होगा क्योंकि विक्टर इस केस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। कुछ भी करके जल्दी से माइकल को ढूंढो। तभी हम विक्टर को देखते हैं जो CIA की सीनियर एजेंट कैरन से बात कर रहा था। विक्टर कहता है कि हमें इस बॉम्ब ब्लास्ट वाले केस को जल्दी ही सॉल्व करना होगा क्योंकि इस वक्त सभी लोगों की नजर फ्रांस सरकार पर है। अगर हम उन्हें इंसाफ दिलाएंगे
तो यहाँ की जनता हम पर और भरोसा करेगी और मैं यही चाहता हूँ। इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करो। दूसरी तरफ रफी भी अपनी टीम को समझा रहा था कि अगर हमने अपने प्लान के मुताबिक एकदम सही तरीके से काम किया तो हमें उसके बदले $500 मिलियन मिलेंगे। असल में रफी बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए पूरे शहर में हंगामा मचाकर सभी का ध्यान भटकाना चाहता था ताकि बैंक में डाका डालकर वहां से $500 मिलियन चुरा सके। तभी हम विक्टर को देखते हैं जो अपने एक और खास आदमी से बात कर रहा था। फिर वो आदमी बताता है कि सर, हमारी टीम ने पता लगा लिया है कि बॉम्ब बनाने के पीछे किस इंसान का हाथ था और इस वक्त वो कहां पर छुपा हुआ है। फिर ये सब बातें जानने के बाद विक्टर अपने डिपार्टमेंट की रैपिड टीम को बुलाता है जो एक तरह की स्पेशल फोर्स थी और इस रैपिड यूनिट का कमांडर कोई और नहीं बल्कि रफी था। अब इससे हमें एक बात तो समझ में आ गई कि डिपार्टमेंट में बैठा यही वो चोर है जो एक बैंक लूटकर मोटा माल कमाना चाहता है। अगले सीन में हम रफी और उसकी टीम को एक मस्जिद में रेड करते हुए देखते हैं क्योंकि उन्हें यहीं पर बॉम्ब बनाने वाले इंसान के होने की खबर मिली थी। लेकिन रफी का कुछ और ही प्लान था। वो अपनी टीम की हेल्प से वहां पर खुद ही बॉम्ब बनाने का कुछ सामान रख देता है ताकि वो झूठा नाटक करके वहां पर मौजूद सभी लोगों को अरेस्ट कर सके। अब इस बात पर आसपास के लोग रेसिस्ट का नारा लगाने लगते हैं और ये देखकर रफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के ही मुताबिक चल रहा था। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो सबसे बचता हुआ बाबा नाम के एक आदमी से आकर मिलता है। दरअसल माइकल अपना चोरी किया हुआ हर सामान इसी आदमी को बेचता है। फिर माइकल उसको भरोसा दिलाता है कि मैं एकदम निर्दोष हूँ, मैंने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया। फिर उसकी बातें सुनकर बाबा उस पर भरोसा कर लेता है और फिर वो उसको अपने ऊपर वाले कमरे में ले जाकर छुपा देता है। लेकिन माइकल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि विक्टर के लोगों ने पहले से ही बाबा को डरा धमकाकर अपनी तरफ कर लिया है। फिर बाहर आने के बाद बाबा नेशनल सिक्योरिटी यूनिट में कॉल करके माइकल की खबर दे देता है, जिसके बाद रैपिड यूनिट माइकल को पकड़ने के लिए बाबा के घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद माइकल को भी एहसास हो जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है क्योंकि कमरे के सारे दरवाजे बाहर से ही बंद थे और उसको बिल्डिंग के नीचे रैपिड यूनिट की टीम भी दिखाई दे जाती है। अब ये सब पता चलने के बाद माइकल जल्दी से कमरे में बने एक छेद के जरिए वहां से बाहर निकल जाता है और जब रैपिड यूनिट कमरे में पहुंचती है तो उनको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। फिर वो लोग बाबा को पीटने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान रफी की नजर कमरे में बने छेद पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि माइकल इसके जरिए ही भागा होगा। अब माइकल किसी तरह से छुपते छुपाते बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाता है। लेकिन इसी दौरान रैपिड यूनिट का स्नाइपर उसको देख लेता है और फिर वो उसको शूट करने की कोशिश करता है। तभी ऐन मौके पर वहां शॉन की एंट्री होती है जो माइकल को अपनी कार में बिठाकर उसकी जान बचा लेता है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जोई अपने दोस्तों के साथ रह रही थी। फिर शॉन घर का दरवाजा खटखटाने के बाद वहां के लोगों से जोई के बारे में पूछता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता क्योंकि पॉल नाम का एक आदमी अपने दोस्तों के साथ मिलकर जोई को एकदम सही सलामत वहां से निकाल कर ले गया था। फिर इसी दौरान वो लोग शॉन की कार में भी आग लगा देते हैं ताकि वो उनका पीछा ना कर सके। फिर शॉन और माइकल जल्दी से दूसरी कार में बैठकर पॉल की दुकान पर पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि वो यहाँ पर जरूर आएगा। फिर माइकल शॉन के कहने पर दुकान के अंदर जाकर कुछ लोगों के सामान की अदला बदली कर देता है ताकि उनके बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। फिर जैसे ही लड़ाई शुरू होती है माइकल इस मौके का फायदा उठाकर पॉल का वॉलेट चुरा लेता है जिसमें उसके घर का एड्रेस मौजूद था। फिर वहां से निकलकर वो सीधा पॉल के घर पर पहुंच जाते हैं और वहां की छानबीन करने लगते हैं। तभी अचानक से जोई एक चाकू लेकर माइकल के गले पर रख देती है। लेकिन इस बात से शॉन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत ही होशियारी के साथ जोई को अपनी बातों में फंसाकर उसके पास आ जाता है और फिर उसके हाथ से चाकू छीन लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने इस शहर में कितने बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं और तुम किसके लिए काम करती हो, मुझे ये सब कुछ जानना है। लेकिन जोई कहती है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे मेरे बॉयफ्रेंड जीन का हाथ था। और इतना कहने के बाद वो शॉन को जीन के घर का एड्रेस बता देती है। फिर शॉन जल्दी से माइकल और जोई के साथ एक कार में बैठता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान रफी वहां पर पहुंच जाता है और उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। तभी शॉन अपनी कमाल की ड्राइविंग स्किल्स का इस्तेमाल करके रफी को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शहर के कुछ लोग अपने साथ हुई नाइंसाफी की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शॉन जोई और माइकल को लेकर जीन के घर पर पहुंच जाता है और वहां उसे पता चलता है कि जीन को किसी ने
मार डाला है। फिर वो उसके घर की तलाशी लेने लगता है जहां उसको जीन की एक आईडी मिलती है। फिर उसको देखकर वो समझ जाता है कि ये एक पुलिस वाला था जो रैपिड यूनिट के साथ मिला हुआ था। अब ये बात पता चलने के बाद शॉन अपनी हेड कैरन को कॉल करके बताता है कि शहर में जो कुछ भी हंगामा हो रहा है उसके पीछे रैपिड यूनिट का ही हाथ है और जरूर ये लोग किसी खास मकसद से ही ये सब कुछ कर रहे होंगे। ये बात सुनने के बाद कैरन उसको कहती है कि अब ये मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, इसलिए हमें इसकी सारी जानकारी विक्टर को देनी होगी। अब से वही इस मामले को संभालेंगे। फिर कैरन विक्टर से बात करने के लिए पहुंच जाती है और उसको सच्चाई बताते हुए कहती है कि हमारे शहर में अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे रैपिड यूनिट का ही हाथ था। और इतना कहने के बाद वो विक्टर को जोई और माइकल की लोकेशन बता देती है ताकि उन्हें अरेस्ट किया जा सके। लेकिन सारी जानकारी मिलने के बाद विक्टर अपनी गन निकालकर कैरन को शूट कर देता है क्योंकि असली मास्टरमाइंड तो यही था। रफी तो इसके लिए काम करता है और अब तक रफी ने जितने भी काम किए हैं वो सब इसी के कहने पर किए हैं। अगले सीन में हम एक सिक्योरिटी यूनिट को देखते हैं जो शॉन के पास पहुंच जाती है ताकि वो सभी जोय और माइकल को अरेस्ट कर सके और अपने साथ ले जा सके। लेकिन रास्ते में शॉन को उन लोगों पर शक हो जाता है क्योंकि उनके हाथ पर बिल्कुल वैसा ही टैटू बना था जैसा उसने जीन के हाथ पर देखा था। अब इससे पहले कि ये लोग माइकल और जोय को खत्म कर पाते, शॉन इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वैन के अंदर खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और वैन का ड्राइवर मारा जाता है। लेकिन आखिर में शॉन किसी तरह से सिक्योरिटी ऑफिसर को ठिकाने लगाकर खुद ही वैन चलाने लगता है। अगले सीन में हम कुछ लोगों को फ्रेंच नेशनल बैंक के सामने प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं और इन सब के पीछे विक्टर का ही हाथ था क्योंकि रैपिड यूनिट का एक और ऑफिसर प्रोटेस्ट में शामिल होकर इन सभी लोगों को भड़का रहा था। अब इतने सारे हंगामे की वजह से विक्टर रैपिड यूनिट को ऑर्डर देता है कि तुम लोग जल्दी से बैंक के अंदर जाकर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करो। लेकिन असल में तो इनका प्लान वहां पर चोरी करने का था। अगले सीन में हम शॉन को देखते हैं जो बार बार कैरन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसका कॉल ही नहीं उठाती। तभी शॉन को समझ में आता है कि जरूर विक्टर भी इस मामले में शामिल होगा क्योंकि कैरन ने अपनी लास्ट कॉल में उसको बताया था कि मैं विक्टर से मिलने के लिए जा रही हूँ और तब से ही उसका कोई भी अता पता नहीं है। फिर वो जल्दी से अपने सीनियर को कांटेक्ट करता है और बताता है कि विक्टर ने रैपिड यूनिट को नेशनल बैंक के अंदर तैनात कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर ये बात बताने के बाद शॉन भी नेशनल पार्क की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि रैपिड यूनिट ही चोरी को अंजाम देने वाली है। तभी हम रैपिड यूनिट को देखते हैं जो बैंक के अंदर पहुंचकर अपने काम पर लग जाती है। सबसे पहले रवि बैंक का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लेता है और फिर वो वहां पर मौजूद डिजिटल करेंसी को अपने एक डिवाइस में ट्रांसफर करने लगता है। लेकिन इसी दौरान शॉन भी बहुत होशियारी के साथ बैंक के अंदर घुस जाता है। उसका प्लान था कि वो बिना किसी की नजरों में आए रफी को पकड़ लेगा लेकिन बाकी की रैपिड यूनिट उसको देख लेती है और फिर उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जोय और माइकल को देखते हैं जो कि एक वैन में बैठे हुए थे। अब इनको भी इस बात का एहसास हो जाता है कि शॉन अकेला ही इस पूरे मामले को नहीं संभाल पाएगा, इसलिए वो दोनों ही वैन से बाहर उतरकर प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। फिर जोई वहां पर मौजूद लोगों को भड़काना शुरू कर देती है जिसकी वजह से लोग पुलिस की सिक्योरिटी वाल को तोड़कर बैंक के अंदर घुस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शॉन रैपिड यूनिट के सभी लोगों को ठिकाने लगाने के बाद रफी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी रफी के पास विक्टर का फोन आता है और वो समझाता है कि तुम हमारे चोरी के प्लान को यहीं पर रोक दो क्योंकि अब पब्लिक हद से ज्यादा भड़क चुकी है। अगर हमने एक भी गलत फैसला लिया तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन रफी कहता है कि मैंने पूरे $500 मिलियन चुरा लिए हैं और अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जल्दी से जल्दी इस शहर से बाहर निकालो। लेकिन विक्टर कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अब रफी धमकी देने पर उतर आता है और कहता है कि अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं सबके सामने तुम्हारा नाम उगल दूंगा और फिर हम दोनों एक साथ जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अगले सीन में हम शॉन को देखते हैं जो माइकल से कांटेक्ट करके उसको बताता है कि शायद रफी तुम्हारी तरफ ही आ रहा है और जैसे ही वो तुम्हें दिखाई दे तो तुम अपने हाथों का कमाल दिखाकर उसकी जेब से पैसों वाली हार्ड ड्राइव को चुरा लेना। फिर माइकल बिल्कुल ऐसा ही करता है लेकिन रफी को एहसास हो जाता है कि किसी ने उसकी हार्ड ड्राइव चोरी कर ली। फिर वो तुरंत ही वहां पर हंगामा मचाना शुरू कर देता है और इसी दौरान उसकी नजर जोई पर पड़ती है जिसको वो तुरंत ही बंदी बना लेता है। ये सब देखने के बाद माइकल ना चाहते हुए भी रफी के सामने आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो जोई को बचाना चाहता था। अब इससे पहले कि रफी माइकल को शूट कर पाता, शॉन माइकल के ऊपर कूद जाता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन तभी वहां पर मौजूद सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी गन निकालकर रफी को शूट
शूट कर देते हैं क्योंकि विक्टर ने उनको पहले ही ऑर्डर दे दिया था। अब इस हमले का फायदा उठाकर माइकल हार्ड ड्राइव के साथ वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जिसने बाबा को अरेस्ट कर लिया था। फिर वो उसको कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिस पर माइकल सबसे ज्यादा भरोसा करता है। अब वो इस देश से बाहर निकलने के लिए जरूर तुम्हारी ही हेल्प लेगा। अगर तुम मुझे माइकल तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद बाबा उसकी बात मान जाता है। तभी अगले सीन में हम माइकल को एक चर्च में देखते हैं जहां पर वो अपना नया पासपोर्ट लेने के लिए आया था, लेकिन वहां उसकी मुलाकात विक्टर से हो जाती है। फिर विक्टर उसको कहता है कि मेरी तुमसे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अगर तुम मुझे पैसों वाली हार्ड ड्राइव दे दोगे तो बदले में मैं तुम्हें ब्राजील का पासपोर्ट और $1,00,000 भी दिलवा दूंगा। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद माइकल उसका ऑफर मान जाता है, जिसके बाद विक्टर माइकल को एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में लेकर जाते हैं जहां उसने उन सारे पैसों को छुपाया हुआ था। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद विक्टर माइकल के ऊपर गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको शूट कर पाता माइकल भी वहां पर आ जाता है और फिर वो विक्टर के ऊपर गन तान देता है। अब कुछ देर तक तो वो तीनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं, लेकिन फिर बाद में विक्टर माइकल को शूट करके मार डालता है। तभी जल्दी ही पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है जो माइकल के मर्डर के इल्जाम में विक्टर को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन तभी पुलिस के सामने माइकल अचानक से उठ खड़ा होता है और बताता है कि मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, यानी कि जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ वो सब कुछ शॉन और माइकल के प्लान का ही हिस्सा था ताकि वो विक्टर को पकड़ सके। अब इस पूरे मामले को सुलझाने के बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर माइकल शॉन को पैसों वाली हार्ड ड्राइव दे देता है और कहता है कि क्या मैं भी CIA एजेंट बन सकता हूँ। फिर शॉन हंसते हुए जवाब देता है कि हमारे डिपार्टमेंट में तुम्हारे जैसे चोरों की बहुत जरूरत है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके वीडियो को हाइप कर दें।